हेलो एवरीवन, वेलकम सनराइज ऑनलाइन क्लासेस। नाउ स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर हमारा सेकंड चल रहा था, जिसके अंदर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले फीचर्स पढ़े थे। अब हम उसके आगे सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अभी हमने ये देख चुके हैं कि थोड़ा सा ये भी चीज़ का कन्फ्यूज़न है कि मैडम हमने मैनेजमेंट के भी फीचर्स पढ़े, उसकी इम्पोर्टेंस भी पढ़ा, अब ये प्रिंसिपल्स भी आ गए हैं, तो ये थोड़ा हौच पौच सा लगता है। तो बेटा ऐसा नहीं है, आप हर एक चीज़ को पूरा पढ़कर देखेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अब इस नज़रिए से पढ़ेंगे तो आपके पॉइंट हौच पौच भी नहीं होंगे और दोनों टॉपिक के बीच क्लियरिटी आती चली जाएंगी। हालांकि कुछ चीज़ें मैच खाती नहीं रहेंगी, बट धीरे धीरे ये डिफ्रेंशिएट होती चली जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, उनमें कौन कौन से ऐसे क्या फीचर्स होते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस। तो पहले एक बार इम्पोर्टेंस का मीनिंग अगर हमें पता है तो पॉइंट भी इजीली क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं कि अगर हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल नहीं होंगे तो क्या बिजनेस रन कर पाएगा, क्या इफेक्टिवली चलेगा, ठीक है, कैसे हम उसे चलाएंगे, ये सब कौन गाइड करेगा? मैनेजमेंट प्रिंसिपल ही तो करेगा। तो क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? तो जवाब ऑटोमेटिक आता है यस। ओके। अब इसकी इम्पोर्टेंस एक ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ कहाँ पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्यों इसकी सिग्निफिकेंस है, अब उस नज़रिए से एक एक पॉइंट को उठाते हैं और पढ़ते चले जाते हैं। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर्स को एक इंसाइट देते हैं रियलिटी के बारे में। हाँ, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़कर आया है, उसको फोरसाइट देखने की कैपेसिटी आ जाती है, उसे पता है मैं एक ऐसा डिसीजन लूंगा तो ये कैसा हो जाएगा। तो इनसाइट की एक रियलिटी उसके सामने आ जाती है। ठीक। दूसरा, अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो क्या होता है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन आप जानते ही हैं, सभी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज करना, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या होगा? इफेक्टिव होगा। थर्ड बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल को एप्लीकेबल किया तो आप रिसोर्सेज का भी सही यूज़ कर पाएंगे। फुलफिलिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये नहीं कहता है कि आपको गोल अचीव करना है, आपको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करनी है। क्यों करनी है, इसके लिए हम डिटेल टॉपिक में पढ़ते हैं। फिर है साइंटिफिक डिसीजन। ये आपको अच्छे से पता है कि हम जब भी मैनेजमेंट करते हैं तो डिसीजन कोई हम एवं ही नहीं ले लेते हैं, ठीक है ना। हर एक डिसीजन लेने के पीछे हमें उसके साइंटिफिक, लॉजिकली हर तरह से डिसीजन सोचना पड़ता है, तभी हम सारे डिसीजन ले पाते हैं। और ये डिसीजन लेने की कैपेसिटी देगा कौन? मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या प्रोवाइड करवाते हैं? ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च, ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तभी तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बनते चले जा रहे हैं, नहीं तो क्या बनते? नहीं बनते। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। आपका जो भी एनवायरनमेंट है वो चेंज होता चला जाता है, उस एनवायरनमेंट में आपको खड़े रहने की जो कैपेसिटी दे रहा है वो कौन है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल। ओके, ये एक हमने जनरल देखा था। अब इसमें हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि हमें कहाँ क्या ज़रूरत है। सबसे पहले देखते हैं प्रोवाइड मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। देखिए, कोई एक मैनेजर है ना, वो ऐसे ही तो कोई काम नहीं कर लेता है ना। जैसे कि अगर एक स्कूल का प्रिंसिपल है, उस स्कूल के प्रिंसिपल को उस स्कूल के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि स्कूल के अंदर होता क्या है, कितने एग्ज़ाम्स होते हैं, कैसे टाइम टेबल बनाया जाता है, कैसे टीचर्स को मैनेज किए जाते हैं। अगर इस चीज़ की उसको नॉलेज नहीं है तो वो क्या रियलिटी के साथ मतलब काम कर पाएगा? वो कोई भी परफेक्ट डिसीजन ले पाएगा क्या? नहीं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल उसको क्या कर रहे हैं? गाइडलाइन दे रहे हैं
किसको? मैनेजर को। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज गाइडलाइन फॉर द मैनेजर्स। ठीक है ना, मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल है वो गाइडलाइन दे रहे हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, किसको? मैनेजर को। वो उन्हें बताते हैं कि किसी भी काम को आप कैसे करेंगे। क्लियर? दीज प्रिंसिपल इम्प्रूव नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर अंडर वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस। ये प्रिंसिपल करते क्या है मैनेजर्स की? उनको नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि वो बार बार उस एरिया में वर्क कर रहे हैं। आज सपोज कोई आप काम करते हैं, माना आपको एक काम दिया है, ये एक प्रिंसिपल है, वो टाइम टेबल बनाएगा। ठीक है ना, जब वो फर्स्ट टाइम टाइम टेबल बनाएगा तो उसको लगभग 2 घंटे लग सकते हैं। ठीक है ना, बट ये टाइम टेबल देखा जाए तो साल भर में 8 से 10 बार बनता है। टीचर चेंज होते हैं, टाइम चेंज होता है, एग्जाम्स आ जाते हैं, हर एक चीज़ चेंज होती रहती है। तो इस तरीके से अगर जब एक साल में ये काम कितनी बार कर चुका है? 8 बार। जब सेकंड सेशन आएगा तो उसको इतनी प्रैक्टिस हो गई है, उसको इतना नॉलेज हो गया है कि जहाँ उसे 2 घंटे लगते थे, अब वो कितना लग जाएगा? 1 घंटा ही लगेगा। इट मीन्स ये प्रिंसिपल उसकी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसके एबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। उसमें समझ का डेवलप हो गया है कि हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ चेंज करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ दीज प्रिंसिपल हेल्प मैनेजर टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि देखो, जो लोग भी मैनेजमेंट का काम करते हैं, वैसे मैनेजर्स करते हैं, है ना, फिर भी छोटे छोटे मैनेजमेंट के काम बहुत लोग करते हैं। यहाँ क्या होता है, हर बार जब हमने कोई मैनेजिंग का काम किया है वो हमेशा राइट होता है? नहीं, कितनी बार ऐसे होते हैं कि हमारे कुछ डिसीजंस रॉन्ग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो उन मिस्टेक से वापस सही चीज़ें करना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा है तो उन्हें वो मिस्टेक्स पता चलती रहेंगी। नहीं, हमने यहाँ एक गलत डिसीजन लिया था, यहाँ एक हमने गलत स्टेप्स उठाई थी, तो अब हमें ये ना करके ये करना है। ओके, दीज प्रिंसिपल गाइड मैनेजर टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को ये बताते हैं कि आप सही समय पर सही डिसीजन लें। क्लियर है? अगर आप सही समय पर डिसीजन नहीं लेंगे तो और सही डिसीजन नहीं लेंगे तब आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जस्ट लाइक अगर मैं एक बात कहूँ कि अभी माना अभी आपका देखते पैंडेमिक टाइम चल रहा है, कोरोना काल का। ठीक, स्कूल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल एक ऑब्जर्वेशन करता है कि अभी भी स्कूल खुलने में कम से कम 2 महीने तो लग सकते हैं। ठीक, उस 2 महीने के अंदर भी अगर बाद स्कूल खुलते हैं तो स्कूल का टाइम हर एक बच्चे के लिए 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होगा। क्या ऐसी स्थिति में हमारा जो कोर्स है वो पूरा हो पाएगा? नहीं। क्या बच्चों का सही टाइम पर रिवीजन होगा? नहीं। तो इसका सारा ओवरऑल इसका नुकसान किसको होना है? स्टूडेंट्स को होना है। तो यहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल क्या डिसीजन लेता है सही समय पर कि स्कूल तो जब खुलेंगे तब खुलेंगे, अभी हम एक शॉर्ट ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देते हैं। ठीक है, बच्चों को ज़्यादा ना सही थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाए तो धीरे धीरे उनकी पढ़ने की ऑनलाइन हैबिट बढ़ती चली जाएगी और ओवरऑल एग्ज़ाम जब भी कंडक्ट होंगे वो हमेशा उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होंगे, क्योंकि हमारा सही, भले स्कूल कम समय के लिए खुलेगा बट हमारा कोर्स सही टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? हम ऑफलाइन क्लास का वेट नहीं करेंगे, हम चाहें तो ऑनलाइन कोर्स भी धीरे धीरे करके कंप्लीट कर सकते हैं ताकि बच्चों को इसका कोई नुकसान ना हो। तो ये मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल मैनेजर को क्या गाइड किया? टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। क्लियर? ओके, तो ये चीज़ तो हो गई कि वो इसको इंसाइट देता है रियलिटी की कि आप सही डिसीजन लें।
फिर बात करते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। पहली बात तो रिसोर्सेस हैं क्या, ये चीज़ अब आप जान चुके होंगे कि हम जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे रिसोर्सेज, जैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ होंगे, मटेरियल यूज़ होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ होंगे। ठीक है ना, ये दो चीज़ तो मेन हमारे रिसोर्सेज है। फिर हम इक्विपमेंट वगैरह भी बात कर लें, ऐसे अलग अलग रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं। तो क्या इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना ज़रूरी है? मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल कहता है यस, इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे, देखिएगा, माना ये एक स्कूल है, इस स्कूल के अंदर पहले ऑफलाइन टीचिंग चलती थी, मतलब आप लोग स्कूल में आते थे, पढ़ते थे। ठीक, अब यहाँ नर्सरी से लेकर 12th तक की क्लासेस हैं। नर्सरी के अंदर 4 टीचर्स काम कर रहे थे, HKG के अंदर 3, LKG के अंदर 3 टीचर्स काम कर रहे थे, HKG के अंदर भी 3 टीचर्स काम कर रहे थे, ऐसे करके सभी में काम हो रहा था। ठीक, बट एक पैंडेमिक टाइम आ गया, अब ऑफलाइन टीचिंग नहीं हो सकती क्योंकि बच्चे स्कूल आ ही नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैनेजर को क्या डिसीजन लेना होता है, या फिर ये कह दें प्रिंसिपल को, कि अब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। ओके, तो ऑनलाइन जब हम पढ़ा रहे हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर बच्चे अब क्लास में नहीं हैं, पढ़ाना एक साथ है, तो क्या ऑनलाइन इन सारे बच्चों को एक ही टीचर पढ़ा सकता है? तो आपका जवाब आता है यस, क्योंकि मोबाइल से ही तो पढ़ाना है, लैपटॉप या मोबाइल से। एक साथ सारे बच्चे आएंगे उनके विद पेरेंट्स, तो पढ़ाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो जहाँ एक डिसीजन तो ये लेते कि 4 टीचर मिलकर उसको काम करते हैं और वहाँ एक टीचर भी कर सकता है, तो ये डिसीजन सही है, क्योंकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया कि अब हमें 4 टीचर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बच्चे सामने नहीं हैं। पढ़ाना कहाँ से है? मोबाइल से। पहले हमारे पास 60 का स्टाफ था, अब स्टाफ काम कर रहा है 15 का। तो स्कूल के मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस भी क्या हो गए? रिड्यूस हो गए। ऐसी स्थिति में स्कूल वाला दूसरे बेनिफिट्स दे सकता है, दूसरे कोर्सेज चला सकता है, दूसरी कुछ नई स्कीम्स लेकर आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ पैसे बचे हैं, उसने ह्यूमन रिसोर्सेज को कम कर दिया है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया है। अगर वो ये 60 बंदों से ये काम करा रहा होता जबकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो स्कूल की कॉस्ट भी बढ़ जाती और वो नए प्लान के बारे में नहीं सोच पाता। ठीक है, तो देख लेते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल इंसिस्ट अ प्लान एक्टिविटीज एंड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैन एंड मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इंसिस्ट करते हैं प्लान ऑफ एक्टिविटीज एंड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन। वो कहते हैं कि आप जब भी कोई एक्टिविटी करें वो प्लान्ड होनी चाहिए, बिना प्लान के आप करना ना शुरू कर दें, है ना, कि नहीं ठीक है मेरे पास 60 का स्टाफ है तो मैं तो 10 से चला लूँगा। अरे 10 का चलाओगे तो पहले ये तो देख लो कि उस 10 स्टाफ में कैपेबिलिटी है या नहीं। क्या नर्सरी का टीचर 12th को पढ़ा सकता है या 12th का टीचर नर्सरी को पढ़ा सकता है? तो आपको पहले प्रॉपर प्लान करना होगा, साथ में सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, किस किस का होना चाहिए? मैन एंड मटेरियल। फिर बात करते हैं प्रिंसिपल आर डिजाइन टू गेट मैक्सिमम, एक सेकेंड, बेनिफिट्स फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट्स एंड अदर रिसोर्सेज। प्रिंसिपल किसके लिए डिज़ाइन किए गए हैं? कि हम मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकें, उन रिसोर्सेज का बेटर यूज़ कर सकें एफिशिएंसी के साथ, इफेक्टिवली। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें भी इनमें कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक प्रिंसिपल सजेस्ट टू कट डाउन द वेस्ट मूवमेंट एंड सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट अ टास्क। यहाँ पर क्या कहते हैं? साइंटिफिक प्रिंसिपल
कहते हैं कि कट डाउन द वेस्ट मूवमेंट, ठीक है ना, एंड सेटिंग अप अ स्टैंडर्ड टास्क। अब एक चीज कहते हैं, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। माना एक फैक्ट्री है, ठीक है, यहाँ पर 4 वर्कर काम कर रहे थे, ठीक। ये 4 वर्कर मिलकर, एक कंपनी का टारगेट था कि रोज के 100 टॉयज इन्हें बनाने हैं, ठीक है। इनको ये चीज़ का आइडिया है कि वर्कर नॉर्मली एक दिन एक वर्कर 25 टॉय बना लेता है, तो ये 4 मिलकर 25 टॉय बनाएंगे तो रोज के 100 टॉयज बन जाते हैं, ओके। बट अब मैनेजर क्या करता है, यहाँ पर 2 स्टाफ और रिक्रूट कर लेता है, ठीक है, और इनका काम भी क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, ठीक। अब 100 बनाने हैं तो लगभग 6 में डिवाइड कर दो, कितना होता है, मतलब 16 से 17 हर एक को बनाने हैं, ठीक है। पहले ये कितने बना लेते थे, 25, अब इनको कितने बनाने की बात हो रही, 16 से 17। ऐसी स्थिति में अब क्या होने लगा कि जब लंच टाइम होता है, तो पहले तो ये क्या करते थे, लंच टाइम पहले 1 घंटे में फ्री हो जाते थे, बट अब इनका काम डिवाइड हो गया है, वर्कलोड कम हो गया, तो ऐसी स्थिति में ये क्या कर रहे हैं, लंच टाइम में अब 2 से 2.5 घंटा लगाते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया कि भाई हमारा काम तो शॉर्ट हो चुका है, ठीक है ना, हमारा काम डिवाइड हो चुका है, तो वो लंच में कितना टाइम लगाने लगे, 2.5 घंटा, जबकि पहले उनको ऑलरेडी 1 घंटा मिलता था। तो क्या इस मोमेंट को हमें कट करना चाहिए, तो हमारा जवाब आता है यस, कि इतना टाइम लंच के लिए नहीं होना चाहिए। अब हमें यहाँ तो इन 2 मेंबर्स को कहीं और रिक्रूट करना चाहिए या इनके बारे में कुछ और सोचना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे वर्कर्स बहुत ज़्यादा फ्री होने लगे हैं और इससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है। क्लियर, तो ये एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। बाय सेविंग टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट, एक्टिविटीज कैन बी मेड इकोनॉमिक एंड रिजल्ट इन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम टाइम सेव कर दें, उनके एनर्जी सेव कर दें, उनके एफर्ट्स को बढ़ा दें, तो जिससे हमारे इकोनॉमिकल एंड रिजल्ट दोनों ही मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साइंटिफिक डिसीजन, ठीक है। क्या मैनेजर को कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है, जवाब आता है यस, उसे डेली कोई ना कोई डिसीजन लेना ही होता है। नॉर्मली आप अपनी लाइफ में ही देख लो, आपको रोज कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें भी उठाकर देखोगे ना, तो आपको डिसीजन लेना ही होता है। जैसे एक छोटी सी बात कह दूं कि अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको मैं ऑप्शन दे रही हूँ, आप ब्रदर और सिस्टर हैं, ठीक है ना, ब्रदर और सिस्टर के अंदर आप माना ये एक पेरेंट्स है, ठीक है ना, इस पेरेंट्स ने 2 आइसक्रीम इसके पास आती है या लेकर आता है, ठीक है ना। एक आइसक्रीम है आइस वाली, एक आइसक्रीम है मिल्क वाली, समझना, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसको डिसीजन देना है, ठीक है, आई है हमारे घर में, ठीक है। अब रुको, मैं इसको कुछ अच्छे से दूसरे पेज पर बताती हूँ, रुकना एक बार। चलो मैं मान के चलती हूँ, एग्जाम्पल थोड़ा चेंज कर देती हूँ। सपोज मैं एक टीचर हूँ, है ना, सपोज क्यों है ही। अब एक स्टूडेंट का बर्थडे है, ठीक है, उसने, बहुत सारे बर्थडे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो टीचर्स को चॉकलेट देते हैं। अब इस टीचर के पास 2 तरह की चॉकलेट्स आती हैं। एक चॉकलेट तो है वेफली बिस्किट वाली, ठीक, एक चॉकलेट है नॉर्मल चॉकलेट्स, ठीक है ना, जस्ट लाइक ये वेफली चॉकलेट्स होती हैं, ये मान के चले डेयरी मिल्क है, ठीक। अब क्या स्थिति हो रही है, आगे की स्थिति देखना। मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक, एक बच्चा तो है मेरा सपोज 5 साल का, एक बच्चा है सपोज मेरा 10 साल का।
अब मुझे यहाँ डिसीजन लेना है कि मैं कौन सी चॉकलेट किसे दूं ताकि उनकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट ना पड़े, ठीक है ना, और जो उसके लिए हेल्थ के लिए भी ठीक हो। तो क्या मैं ऐसे ही कोई भी चॉकलेट दे दूंगी? नहीं। अगर जनरली आपसे भी पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? वेफली बिस्किट्स दांत खराब नहीं करते हैं, हेल्दी वाइज ठीक भी होते हैं, तो ये अभी छोटा है तो इसको ये चॉकलेट देना आप प्रेफर करेंगे। और ये एक बड़ा है तो ठीक है, हमने इसको डेयरी मिल्क दे दी तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसके दूध के दांत तो गिर चुके हैं या गिर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है ना। तो ये एक हम डिसीजन ऐसे ही नहीं ले लेते हैं। जो एक मदर भी होती है तो वो सोच समझ के चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड करती हैं कि नहीं, ये चीज़ मेरे इस बच्चे के लिए ठीक है, ये चीज़ मेरे इस बच्चे के लिए ठीक है। तो ऐसा ही मैनेजमेंट के अंदर होता है, वहाँ पर भी इसको सही डिसीजन लेने होते हैं कि जब जैसे रॉ मटेरियल परचेज किया जा रहा है, एक रॉ मटेरियल की प्राइस 10 रुपये है, एक की 12 रुपये है, ठीक है। तो ऐसा ही नहीं है कि 10 रुपये वाला है तो हम 10 रुपये वाला ही खरीद ले। अरे हमें इसकी क्वालिटी भी साथ में देखनी है कि ये ए क्वालिटी का है, ये A+ क्वालिटी का है, ठीक है। ये अगर हमने सोच लिया कि नहीं, इससे हमारा अगर हमने ये वाला लिया तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन का बनेगा, कस्टमर बढ़ेंगे, तो हमारा ये डिसीजन सही है, हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। यहाँ तो हुई मटेरियल की बात। वर्कर की बात कर रहे हैं, हमारे पास में वर्कर्स आते हैं टोटल 4, पर मुझे पता है इन 3 वर्कर से ही काम चल सकता है। अगर मैं इनको प्रॉपर इनका टाइम दूं, सही इनका पूरा मैनेजमेंट करूं, तो 3 वर्कर मिलके मेरा ये सारा काम कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ कम वर्कर की ज़रूरत है, चौथे वर्कर की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक साइंटिफिक डिसीजन लेने होंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब ये जो मैंने आपको 2 चीज़ दी, मटेरियल और इसके ऊपर, माना मैं एक टीचर हूँ, मैंने आपको ये कहा कि परसों 2 दिन बाद आपका हॉल सिलेबस का टेस्ट है, तो क्या आप सेटिस्फाइड हैं? क्यों? क्योंकि मैंने बिना सोचे समझे ही बोल दिया कि परसों टेस्ट है। क्या आप 2 दिन के अंदर ये सारा प्रिपेयर कर पाओगे? जवाब आता है नहीं। तो मुझे यहाँ एक साइंटिफिक डिसीजन लेना था कि आपको जो मैं कोर्स दे रही हूँ उसके अंदर कंटेंट कितना है। क्या ये 2 दिन में कवर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे इस कंटेंट को देखकर टाइम पीरियड या तो बढ़ाना होगा या छोटे छोटे स्लॉट के अंदर आपका टेस्ट लेना होगा। ओके, तो मैनेजर हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजन एवरी डे, ठीक है। अभी जस्ट बात की थी, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल इनेबल द मैनेजर टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली एंड साइंटिफिकली, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैनेजर्स को अप्रोच करते हैं कि वो कोई भी प्रॉब्लम को सिस्टमैटिकली सॉल्व कर सकें और साइंटिफिकली देख सकें। फॉर एग्जाम्पल, टेलर प्रिंसिपल ऑलवेज इंसिस्ट ऑन द रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंटिफिक अप्रोच। वो ये कहते हैं कि बार रूल ऑफ थंब को रिप्लेसमेंट करने की जगह वो क्या कहते हैं, साइंटिफिक अप्रोच से काम करो। आप पहले ये जजमेंट कर लो कि किस को काम करने में कितना समय लगेगा, फिर आप और कितना उस जॉब में कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, फिर आप अपना डिसीजन दें। He suggests to conduct the time study to set up the standard time required to perform a job rather than leaving the discretion as will of management, ठीक है ना। डिस्क्रिएशन एज will of मैनेजमेंट मतलब मैनेजर अपनी इच्छा से कोई डिसीजन न दे, साइंटिफिक डिसीजन ले कि इस काम को करने में कुल कितना समय लगेगा। ओके, नाउ अब देखते हैं हम 4th पॉइंट, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। Every business has to make changes in the organization according to change taking place in the business environment। अब पहले हम ये देख लें कि बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या, क्या चीज़ होती है। माना ये आपका एक बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा कहाँ?
एक सोसाइटी में होगा, ठीक है, इस सोसाइटी के अंदर ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ चारों तरफ जो सोसाइटी है उससे आप क्या हैं, सराउंडेड हैं। यही जो सराउंडिंग जो है यही आपकी कहलाती है बिजनेस एनवायरनमेंट। इट मीन्स क्या हो रहा है, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल कहाँ मिल रहा है, इसी सोसाइटी से मिल रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज कहाँ से मिल रहे हैं, इसी सोसाइटी को मिल रहे हैं। ये माल बनाकर बेच किसको रहा है, इसी सोसाइटी को दे रहा है। तो ये चीज़ इस एनवायरनमेंट में रहता है। तो ये हो गया हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं मीटिंग द चेंजेस। अब क्या इस एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, यस या नो? यस, होते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था 11th में नोकिया का, आई होप आपको याद होगा। उसे हम रिवाइज करते हैं कि एनवायरनमेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लोगों ने जब मोबाइल अब परचेज करना शुरू करा तो वो क्या देखते हैं, फ़ोटो की क्वालिटी देखते हैं, नेट की स्पीड देखते हैं, ठीक है ना, पिक्सल्स देखते हैं, स्टोरेज देखते हैं। तो ये सारी लोगों की चेंजेस उनकी लाइफ में होने लगे। लोग अब इस पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, ना कि क्वालिटी पर। तो ऐसी स्थिति में नोकिया ने इन सारे चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया, वो कीपैड पर ही रह गया। और जबकि दूसरी कंपनीज ने इन सारे चेंजेस को एक्सेप्ट किया, उनके प्रोडक्ट में धीरे धीरे ऐसे वो चेंजेस करते चले गए। तो प्रेजेंट स्थिति क्या हो गई, आज की स्थिति में ओप्पो, सैमसंग ये सब चल रहे हैं। नोकिया की ऑर्गेनाइजेशन इतनी परफेक्टली नहीं चल रही है, क्योंकि उसने चेंजिंग एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं किया। देख लेते हैं इसमें क्या है। एवरी बिजनेसमैन हैज़ टू मेक, पढ़ लिया था ये चीज़। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंज इन राइट डायरेक्शन एट द राइट लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, मैनेजर्स को ट्रेंड करते हैं कि वो सही समय पर सही लेवल पर सही डिसीजन ले सकें, ताकि उनको आगे चलकर लॉस न हो सके। Although management principles are relative and general guideline, yet we modify these principal change can be made in the organization। ये लाइन तो हम बहुत बार पढ़ चुके थे, ठीक है, कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइन होते हैं, वो जो भी एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसके अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन का जो फंक्शन है वो करेगा कौन, एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये बात आपको अच्छे से पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। स्कूल का प्रिंसिपल है तो सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेशन वही करता है, कितने टीचर्स होंगे, कौन कौन सी क्लास होंगी, कितने सेक्शंस बनेंगे, कितने उसके अंदर टीचर्स लगेंगे, हर एक चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, प्रिंसिपल कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि टीचर जाके टाइम टेबल बनाने लग जाता है, टीचर सेक्शन अपने लेवल पर डिसाइड कर लेता है, टीचर खुद डिसाइड करता है कि नहीं मैं इस पीरियड में इस क्लास में ही जाऊंगा। ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, प्रिंसिपल कर रहा है। तो ये फंक्शन किसके द्वारा करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट। इन दिस फंक्शन मेजर प्लान एंड पॉलिसी फॉर्म। इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होता क्या है, प्लान एंड पॉलिसी बनाई जाती है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल एज गाइडलाइन, बार बार एक ही लाइन आ रही है आपकी कि मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल गाइडलाइन बनाते हैं किसके लिए, बेस्ट टू फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी टू सिस्टमैटिक वर्किंग द ऑर्गेनाइजेशन। आप बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बना सकें, इसकी गाइडलाइन कौन देगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ठीक है। आप एडमिनिस्ट्रेशन बनाते हैं कि डिवीजन वर्क डिवाइड कर रहे हैं, तो वो वर्क डिवीज़न ऑफ वर्क की गाइडलाइन किसने दी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ने दी कि आपको इतने लोगों में काम डिवाइड होना चाहिए, इतने ही लोग इस काम को करने के लिए सफिशिएंट है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी जब आप बना रहे हैं उसकी गाइडलाइन कौन दे रहा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसको हम जब प्रिंसिपल पढ़ लेंगे तब आपको थोड़ा और क्लियर होता चला जाएगा।
फिर बात करते हैं फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी आपके दिमाग में ये आता है कि मैडम हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, या प्रिंसिपल के अंदर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने की बात क्यों आती है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं करते हैं, जाओ हम। ठीक है, तो अभी हम एक बात करते हैं कि हमने एक एग्जांपल लिया था कि ये आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी चारों तरफ सोसाइटी है। ठीक है ना, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो है रॉ मटेरियल मिल रहा है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी मिलते हैं, ठीक है, सब चीज़ इसको जो भी चीज़ें मिल रही हैं, फाइनेंस भी सोसाइटी से ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि माल बेच रहा है तो उसके बदले में फाइनेंस भी मिलता है। ऐसी स्थिति में हर चीज़ उसको सोसाइटी दे रही है, तो क्या इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि मैं सोसाइटी के लिए भी कुछ करूं? ऑब्वियसली बात है ना, तो क्या करूं? दान धर्म करना शुरू कर दूं? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, ह्यूमन वर्कर्स, ह्यूमन सोसाइटी ही इसको अवेलेबल करा रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें इसके बारे में सोचना होगा। कैसे? आपने वर्कर को बुलाया, 1 महीने तक काम कराया, 8-8 घंटे रोज काम कराया, उसको कह दिया कि ठीक है तेने 8-8 घंटे रोज काम किया, 30 दिन तक 100 रुपये के हिसाब से 30 दिन के तू ले जा 3000 रुपये। क्या ये डिसीजन सही है? गलत। काम इतना हार्ड वर्किंग वाला था तो उसको सही सैलरी पे करनी है, सही रेम्यूनरेशन आपको देना है, तभी वो सेटिस्फाइड होगा और वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में करेगा। आप उसके साथ उसका शोषण नहीं कर सकते। आप जो भी प्रोडक्ट अपनी सोसाइटी को बनाकर दे रहे हैं वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए, लोगों की उसकी सेफ्टी बनी रहनी चाहिए। तो ये भी क्या है, आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सही प्रोडक्ट सोसाइटी को दें। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अ बिजनेस इज अ क्रिएशन ऑफ सोसाइटी एंड मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। ठीक है, बिजनेस कहाँ बनता है? सोसाइटी में बनता है, और किसके रिसोर्सेज यूज करता है? सोसाइटी के। सो इट मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी, ऑल्सो परफॉर्मिंग सम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल नॉट ओनली एक्ट एज गाइडलाइन फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर वो यही नहीं बताता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ही अचीव करने हैं, बट दोज प्रिंसिपल ऑल्सो गाइड मैनेजर टू परफॉर्म सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो यह भी कहता है कि आपको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी परफॉर्म करनी है। रेम्यूनरेशन मतलब आप जो भी रेम्यूनरेशन देंगे वो फेयर देंगे, एडुकेट देंगे। क्लियर? अब लास्ट आता है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेटिंग एंड रिसर्च। यहाँ पर क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ट्रेनिंग भी देते हैं, एडुकेट भी करते हैं और रिसर्च भी करते हैं। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल स्टेट्स ऑन साइंटिफिक जजमेंट एंड लॉजिकल थिंकिंग्स। ये अब हमें क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं कि आप जो भी डिसीजन लेंगे साइंटिफिक जजमेंट के साथ लेंगे। आपने ऐसे ही नहीं सोच लिया कि नहीं, मैंने ऐसे ही सोच लिया नहीं ठीक है 4 वर्कर से काम चला लूँगा। अरे नहीं, पहले देख तो लो कितना वर्क है। 5 लोगों की ज़रूरत है तो 5 को लगाओ, 3 की ज़रूरत है तो 3 की लगाओ। लॉजिकल थिंकिंग करनी है आपको, आप ऐसे ही काम नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट दीज प्रिंसिपल एक्ट द बेस ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपिंग इन मैनेजमेंट स्टडीज़। ये जो चीज़ होती है वो किससे मिलती है? मैनेजमेंट स्टडी से। और इसके लिए बार बार क्या की जाती है? रिसर्च की जाती है। कुछ लोग स्पेशली बार बार इस पर रिसर्च करते हैं, क्योंकि हर बार कोई नई बात उठकर आती है, बार बार इन पर रिसर्च करते हैं, इन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो नए नए प्रिंसिपल्स खड़े होते चले जाते हैं। As these principles provide organized body knowledge to perform research work and generate more and more knowledge, they have to provide new ideas, imaginations and best for research. ये चीज़ें क्या होती है, जैसे हम कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं और उसके ऊपर बार बार हमारा धीरे धीरे नॉलेज क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता चला जाएगा, हमें नए नए आइडियाज़ आते चले जाएंगे, हमारी इमेजिनेशंस की पावर बढ़ती चली जाएगी, हमें रिसर्च करने के लिए नए बेस मिलते चले जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज। आप मैनेजमेंट की जितनी भी थ्योरी पढ़ेंगे उसका मैनेजमेंट प्रिंसिपल पूरा कोर है। पूरी की पूरी थ्योरीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल पर ही बेस्ड हैं। क्लियर? प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज BBA, MBA एंड ऑल टीच दिस प्रिंसिपल एज अ पार्ट ऑफ देयर करिकुलम। आप जितने भी बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स देख लो, प्रोफेशनल कोर्स देख लो, इसके अंदर जो प्रिंसिपल वाला पार्ट करिकुलम में आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार शॉर्ट में पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है। आई होप आपको याद हो गए होंगे कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट क्यों है, कि इंसाइट इनटू द रियलिटी, मैनेजमेंट को इंसाइट करती है रियलिटी के बारे में। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिखा देती है, कैसे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है वो बताते हैं प्रिंसिपल। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों फील करना है वो भी प्रिंसिपल बताते हैं। साइंटिफिक डिसीजन लेना क्यों ज़रूरी है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, जितना हमें बार बार एजुकेशन और रिसर्च करेंगे हमारा नॉलेज बढ़ेगा। मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट, अगर आपको सर्वाइव करना है तो चेंजेस तो करने ही होंगे। तो आई होप आपको सिग्निफिकेंस अब समझ में आ गई होंगी। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच।